एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। अब देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उससे स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स तो एग्रीगेट क्या मतलब होता है? एग्रीगेट मीन्स टोटल। एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर्स टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। इट रेफर्स टू डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में, मतलब टोटल जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी, उन सब की डिमांड एग्रीगेट डिमांड उसको मतलब उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इट इज़ ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, फ्लो कंसेप्ट है, मतलब पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए कंसिडर होती है। इट कैन बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी, कि कितना प्राइस लेवल है उसके अकॉर्डिंग, या फिर लेवल ऑफ इनकम कितना है लोगों का, उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लस टू लेवल वी स्टडी एडी ओनली इन रिलेशन टू लेवल ऑफ इनकम। तो हम यहाँ पे सिर्फ इनकम के रिलेटेड ही कंसिडर करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, कि एग्रीगेट इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, कि मतलब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। अब देखो मेरी इनकम आज 50,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, और कल 70,000 हो जाती है, तो मैं सोचूंगी ना कि यार बाकी 20,000 में से क्यों ना मैं 10,000 की और शॉपिंग कर लूँ, कुछ भी चीज़ें खरीद लूँ, तो उससे क्या होएगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से अगर इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज आएगा। Aggregate demand is measured not as the sum total of physical quantities of goods demanded. It is not possible to do so. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कि कितना खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर मैं खर्चा करूंगी गुड्स एंड सर्विसेज पे तो ऑब्वियसली वो मेरी डिमांड कंसिडर होएगी ना। अगर मैंने 20,000 रुपये स्पेंड करे एक फ़ोन के लिए तो वो एग्रीगेट डिमांड में हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी डिमांड अराइज हुई तो वो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ 20,000, जिससे वो एग्रीगेट डिमांड बन गई। ठीक है, डिमांड बन गई ना उससे, तो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कि गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। और एग्रीगेट डिमांड हमेशा एक्सप्रेस करते हैं किस तरीके से, एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड, कि मतलब क्या लोग चाहते हैं कि हम ये खरीदें या फिर प्लान करते हैं कि हम ये खरीदेंगे। नेवर इंटरप्रेट एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड को हम हमेशा उसमें कंसिडर करते हैं कि क्या लोग लेना चाहते हैं या क्या प्लान कर रहे हैं। भाई हाँ, मैं प्लान कर रही हूँ मैं आईफोन लूँगी, तो वो एग्रीगेट डिमांड में कंसिडर होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब देखो, सिंस एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे मेजर होती है, तो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो स्टडी किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब इनकम पे, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना खर्चा हो रहा है उसको हम एग्रीगेट डिमांड में कंसिडर करते हैं। बिहेवियर ऑफ एडी मीन्स हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अब वाई को याद रखना, हम किस तरह डिनोट करेंगे, वाई इज इक्वल टू इनकम होता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये वाई इनकम बता रखी है। 0 इनकम पे लोग 30 खर्चते हैं, 20 इनकम पे 35। अब 0 इनकम है तो 30 कैसे खर्चते हैं? भाई अगर कुछ इनकम नहीं है, रोटी पानी तो फिर भी खाना ना, खर्चा तो किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई? 30। 20 पे 35, 40 पे 40, 60 पे 45 खर्चा हुआ। एग्रीगेट इनकम और बढ़ी 80 पे, तो 45 से 50 पे आ गए। 100 बढ़ गई तो 50 से 55 पे आ गए। 120 इनकम बढ़ गई तो हम 60 पे आ गए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसमें बता दिया कि इनकम अगर 0 थी तो 30 फिर भी हमें खर्चा ना करना पड़ रहा था। इनकम अगर 40 हुई तो हमें फिर भी 40 रुपये सर्वाइवल के लिए तो चाहिए खर्चने। पर जब मेरी जैसे देखो इनकम बढ़ती गई, मेरी 60 इनकम होगी तो मैंने 40 से 60 नहीं खर्चा, मैंने 40 से 45 खर्चा। उसके बाद जब मेरी इनकम 60 to 80 हो गई तो मैंने 80 का 80 नहीं, मैंने 45 to 50 स्पेंड किया। फिर 80 to 100 हुई तो 55, 100 से 120 हुई, तो मतलब ये नहीं कि मैंने 120 की 100 खर्च दिया, नहीं, कुछ ही लेवल पे खर्चूंगी ना, बाकी मैं सेव कर लूँगी, इन्वेस्ट कर लूँगी। तो 120 का 60% जो हो गया वो एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो बन गई एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एडी का कर्व क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम मेरी बढ़ती जाती है, ये देखो ये इनकम बढ़ रही है,
वैसे वैसे अब ये आय क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का आ गया आय, ठीक है। और सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये देखो, ये दिखा दिया ना 30 पे। ये देखो, जब इनकम हुई, जब इनकम 40 पे आ गई तो ये भी 40 था, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, इनकम हो गई और ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। एडी क्या हो गया, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो ये आ गया हमारा एडीसी प्लस आई, ठीक है। चलो अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अब ये देखते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड्स में अ क्लोज इकोनॉमी जो होती है वो या तो 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी होती है या 3 सेक्टर। अब 2 सेक्टर में कौन से होते हैं, या तो हाउस होल्ड होंगे या प्रोड्यूसर, कि मतलब हाउस होल्ड जैसे हम, कि हम खर्चने वाले हैं, हम कुछ खरीदने वाले हैं। और प्रोड्यूसर कौन सा होता है, जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या करता है, वो गुड्स खरीदता है कंजम्पशन के लिए। उसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर है, जो हमने खर्चा किया, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंसिडर कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे है जिसको हम सी बोलेंगे, सी से डिनोट करेंगे, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है वो किस लिए चीज़ें खरीदेंगे, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें, चीज़ें बढ़ाने में, और करते हैं ना इन्वेस्ट, तो इसलिए उनको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी कौन सी हुई, वो हुई हाउस होल्ड की, प्रोड्यूसर की, या गवर्नमेंट सेक्टर की। अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फूड्स एंड क्लोथ्स फॉर द डिफेंस फोर्सेज। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो खरीदती है, फूड खरीदती है, क्लोथ्स खरीदती हैं डिफेंस फोर्सेज के लिए, तो वो भी एग्रीगेट डिमांड में काउंट होता है। तो एडी इज इक्वल टू सी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है। अब ओपन इकोनॉमी में कौन से होते हैं, अब ओपन इकोनॉमी जो होती है वो 4 सेक्टर्स की होती है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है। तो इसमें हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से हम क्या लेंगे, हम इम्पोर्ट्स आर ऑपोजिट्स टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज होते हैं एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इम्पोर्ट्स डिक्रीजेज इट, ठीक है। एक्सपोर्ट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एक्सपोर्ट मतलब हमने कोई चीज़ बाहर भेजी तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। इम्पोर्ट मीन्स जब हमने बाहर से कोई चीज़ खरीदी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स कैसे मिलते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करके, तो वो आ जाएंगे नेट एक्सपोर्ट्स। तो हम एग्रीगेट डिमांड में जब हम ओपन इकोनॉमी में है तो हम क्या क्या ऐड करेंगे, एक तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वही वाली, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी वो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पे करती है वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट, एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इम्पोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट पे। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स कि कितनी प्रोडक्शन हुई है एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि मतलब एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की कितनी प्रोडक्शन होएगी उसको हम कह देंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जो प्लान करते हैं वो होती है अकाउंटिंग ईयर में। अब प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है उसमें आपको पता है वैल्यू एडिशन होती है, जो हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एंड वैल्यू एडिशन से क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। 5,000 वाला लकड़ी हमने 10,000 में चेयर बना के बेच दी, तो वो 5,000 क्या हुआ, वैल्यू एडिशन, तो उससे क्या हुआ, इनकम जनरेट, ठीक है। अब आर नॉलेज ऑफ नेशनल, अब ये बता दिया इन्होंने
कि वैल्यू एडेड जो है इनकम जनरेटेड एक ही चीज़ है, एक दूसरे से सेम है। तो एस इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम कैन बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल क्या है? इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब देखो इनकम हमारी इतनी है, सप्लाई 20 थी तो 20 हुई, 40 इनकम है तो 40 सप्लाई हुई, 60 है तो 60, 80 है तो 80, 100 है तो 100, 120 तो 120। मीन्स ये दोनों आइडेंटिकल रहेंगे। ये नहीं कि 40 रुपये से इनकम बढ़ी है तो सप्लाई वो 70 रुपये बढ़ा देंगे, 70 की सप्लाई हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं, जितनी इनकम है उतनी ही सप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये सेम रहेंगे। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई लीड्स टू ए कांस्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, वाई शुड वी प्रिज्यूम, हमें क्यों प्रिज्यूम करना चाहिए कि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो वो कह रहे हैं बेसिक इकोनॉमी का जो बेसिक एजम्पशन जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल की है, जो कीन्स ने प्रोपाउंड करी है, कीन्स कहता है कि बेसिक एजम्पशन बिकॉज ही वॉज डीलिंग विद द इकोनॉमीज फेसिंग सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें वहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट देखी है। तो सच इकोनॉमीज मस्ट हैव एक्सेस कैपेसिटी और अनयूटिलाइज कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड। तो डिमांड में कमी होने की वजह से हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी होना ज़रूरी है। तो ये किसने बोला? ये कीन्स ने बोला। ठीक है, तो ये याद रखना। दस वी कैन आइडेंटिफाई एग्रीगेट सप्लाई विद इनकम। अब ये देखो, अब आगे आते हैं, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि जितनी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। तो ये पहले क्या था? पहले इस तरीके थी और इस तरीके से, जब हमने पिछली पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड इनकम के हिसाब से, अगर इनकम इतनी है, 0 है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एटलीस्ट 30 से तो 60 होएगी, उससे कम तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो उसका चार्ट ऐसे था कि वो इंक्रीज़ कर रही है तो ये भी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अब इसमें कैसे है? इसमें है कि इतनी इनकम है तो एग्रीगेट सप्लाई भी इतनी ही है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन आगे आते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का इकोनॉमी में। ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से। ठीक है, अब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। अब studying the behavior of consumption with related to income, the economists have identified there is always some minimum level of consumption function even income is equal to 0। तो मतलब एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें मतलब है इसका, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जितनी इनकम होगी उतना ही हायर कंजम्पशन होगा। ठीक है, इनकम ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और इनकम कम होएगी तो कंजम्पशन भी कम होएगी। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, अगर बेशक इनकम 0 भी हो। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनकम 0 थी लेकिन कंजम्पशन 30 रुपीज़ होगा, कि भाई दाल पानी खाने के लिए, जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ना, तो वो बेसिक नेसेसिटी तो हमें रखनी पड़ेगी ना। तो इनकम चाहे हो ना हो लेकिन खाना तो पड़ेगा, वो जैसे मर्जी हो। ठीक है, तो इसलिए कंजम्पशन रहती है, इनकम चाहे 0 हो। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग, कि भाई सेविंग तो कोई है ही नहीं। ऑब्वियसली कैसे होएगी सेविंग जब इनकम कुछ है नहीं? खर्चा हमारा 30 रुपये हो गया, भाई आज मेरे पास कुछ नहीं मैंने कमाया, लेकिन मुझे दाल चावल खाना ही खाना है। क्यों भाई? मेरी बेसिक नेसेसिटी है, खाना तो पड़ेगा। तो इसमें सेविंग भी माइनस में होगी ना। समझ लो, डायरेक्ट रिलेशन एग्जाम्पल से समझो। अब उसके बाद आता है कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिव रिलेटेड है इनकम के साथ। ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। आज मैं कुछ नहीं कमा रहा था तो मैं दाल चावल खा रही थी, आज मेरी कमाई 300 रुपये होगी दिन की, तो मैं सोचूंगी भाई बच्चों के लिए बर्गर ले जाऊँ, नूडल्स ले जाऊँ। ऑब्वियसली इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ गई ना मेरी। तो इस तरीके से इंटायर इंक्रीज इन इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। हाँ, ये भी याद रखना कि जितना इंक्रीज हुआ, अगर 50 से 300 हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि 300 का 300 ही मैं खर्च दूंगी। मैं 50 से 100 खर्च सकती हूँ, लेकिन 300 का 300 आज ही नहीं उड़ाऊंगी, तो मैं कुछ सेव भी कर लूँगी। सो दैट रेट एट विच सी इंक्रीजेज ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेज। हाँ, कि जितनी कंजम्पशन जिस हिसाब से रेट पे बढ़ती है उतनी ही रेट पे इनकम के कंपैरेटिव कंजम्पशन नहीं बढ़ती। कंजम्पशन बढ़ती है लेकिन कम रेट पे, इनकम जो है वो ज़्यादा रेट पे बढ़ती है। ठीक है, इनकम 100 से 200 हो जाएगी, लेकिन कंजम्पशन जो है वो 100 से 120 ही जाएगी, वो 100 से 200 नहीं हो जाएगी, या 100 से 150 ही जाएगी। ठीक है,
तो ये वही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो इसमें सेम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखा दी इसमें आपको कि ये है इनकम, ज़ीरो इनकम थी तो कंजम्पशन फिर भी 20 थी, लेकिन कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे कम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है एक पॉइंट के बाद, लेकिन इनकम जो है वो ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये देखो इसमें क्या है, ये जो शेप ऑफ सी लाइन है, ये जो सी लाइन है ये कंजम्पशन फंक्शन बता रही है। इसमें अब क्या है कि वो रेट है जिसपे सी इंक्रीज हो रहा है इनकम के कंपैरेटिव। ठीक है, ये देखो, तो ये इन्होंने बताया इट इंडिकेट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन। दिस इज मेजर्ड एज अ रेशियो बिटवीन चेंज इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन। और ये किस क्या कहते हैं इसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये देखो ये है ना कि यहाँ पे इनकम जो है वो 50 से इंक्रीज हुई, लेकिन जो कंजम्पशन है वो 40 से इंक्रीज हुई। तो स्लोप ऑफ सी लाइन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 40 और 50 मतलब 0.8, कि जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही कंजम्पशन नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये होता है इसमें इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 100 से 150, लेकिन कंजम्पशन 100 से 150 नहीं जाएगी, 100 से 140 ही जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी है। देखो आपकी आज 50,000 तनख्वाह है, तो आपकी सपोज 50 से 50,000 लग जाती है, खर्च देते हो आप, लेकिन कल आपकी 1 लाख रुपया हुआ तो 1 लाख का 1 लाख उड़ा नहीं ना दोगे 50 में से। अब ये है कि हाँ 70,000 रुपये खर्चे कर लोगे, 80,000 के खर्चे कर लोगे, फिर भी आपका कुछ ना कुछ पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कंसेप्ट। अब एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, अब इसमें क्या है, ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट इंडिकेट करती है रेशो कंजम्पशन और इनकम का। एपीसी रेशो होती है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम में, वाइल एमपीसी रेशो होती है एडिशनल कंजम्पशन कितनी हुई और एडिशनल इनकम में। ठीक है, कि एक चेंज के बाद कितना चेंज हुआ, कितनी एडिशन कंजम्पशन में और कितनी एडिशन इनकम में हुई। तो एवरेज जो एवरेज कंजम्पशन प्रोपेंसिटी होती है वो होती है कि कितने टोटल कंजम्पशन हुई और कितनी टोटल इनकम हुई। ठीक है, ये देख सकते हो। स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी नॉट बाय एपीसी, तो एमपीसी से स्लोप कवर अप होता है। हाँ, तो वही है कि स्लोप स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, सो दैट एमपीसी भी कांस्टेंट है। ठीक है, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। अब आते हैं एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। तो इसका क्या फॉर्मूला है, कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इक्वेशन, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो अब देखो सी इज, ये जो सी है ये वाला है, इट इज़ द इक्वेशन रेफर्स टू कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन जब इनकम ज़ीरो है। द पैरामीटर बी रेफर्स टू द रेट, ये बी क्या है कि वो रेट जिस पे कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो बी तो वो हो गई, वाई क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गई। तो अब सी बता रहे हैं कि मिनिमम 20 रुपीज़ तो खर्चा ही गया है जब इनकम ज़ीरो थी। तो ये सी जो ये है कि मतलब मिनिमम 20 रुपये लगे हैं, ब्रेड पे लगे हों चाहे दाल चावल पे लगे हों, जिस पे भी लगे हों। अब एमपीसी क्या है, एमपीसी उन्होंने बता दिया, एमपीसी हमने पीछे पढ़ा था ना, तो वो हो गया 0.8। तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 0.8 वाई, तो कंजम्पशन कितनी आ गई, तो वाई अब 50 100 कुछ भी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सी हो गया 20 प्लस 0.8 इंटू 50 60 100 140। तो ये एस्टिमेशन वैल्यू है कंजम्पशन की। ठीक है, तो दस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वंस वी नो द वैल्यूज ऑफ सी, बी एंड वाई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप इसके हमारी प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। राइट, +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स करके है, उसमें सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरी आपकी सॉल्व है। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो।